नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं अरशद खान और आप देख रहे हैं अरशद खान मंगलिया YouTube चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं आरिफ और आयशा की कहानी। आयशा ने जिस वक्त खुदकुशी की थी उस वक्त आयशा ने 3 बातें 25 फरवरी को की जो हमारे बीच आज दिन तक पहुंची हैं। सबसे पहले आयशा ने 25 फरवरी को अपने पति अपने शोहर आरिफ से बात की फ़ोन पर, जो लगातार 64 मिनट तक चली। इसके बाद आयशा ने दूसरी बात पर वीडियो बनाया जो आप लोगों ने देखा। तीसरी बात, आयशा ने लास्ट कॉल अपने माँ बाप से बात की, उनको लगाया, जो भी आप लोगों ने ऑडियो सुना। लेकिन जो आरिफ से बात की उसका अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं सामने आया है। तो दोस्तों, जुलाई 2018 को आयशा की शादी आरिफ के साथ हुई, जो एक दूसरे के करीबी रिश्तेदार भी थे और एक दूसरे को अच्छी तरह भी जानते भी थे और दोनों पढ़ाई करते थे। शादी के कुछ दिनों बाद दिसंबर में आयशा प्रेग्नेंट हुई। उनके कोख में 5 महीने का बच्चा रहा था, लेकिन एक उनकी चिंता ने उसको बीमार कर दिया और चिंता में उन्हें अहमदाबाद के हॉस्पिटल के अंदर बीमार रहना पड़ा। कई दिन एडमिट भी रहना पड़ा। इस दौरान आरिफ वहां अपनी पत्नी को देखने के लिए नहीं गया, क्योंकि आरिफ लगातार ये कह रहा था कि तेरे जो कोख में बच्चा पल रहा है वो बच्चा मेरा नहीं। उनको शक था कि ये बच्चा किसी और का है, लेकिन हकीकत में कुछ ऐसा नहीं था। आयशा ने ये बात जाहिर नहीं की, मरते दम तक नहीं की, लेकिन उन्होंने कहीं कहीं ये कहा है कि प्यार सिर्फ एक तरफ दो तरफा होता है, एक तरफ नहीं होता है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। लेकिन जब आयशा प्रेग्नेंट हुई उससे कुछ दिन पूर्व आरिफ का जालोर ही के अंदर किसी दूसरी लड़की के साथ अवैध संबंध थे, जो आयशा को पता था। आयशा ने कई बार रंगे हाथों पकड़ा तो आरिफ आयशा को बोलता था कि मैं इनके बिना नहीं रहूँगा, लेकिन आयशा ने ये बात छुपाए रखी, किसी को नहीं कही। कई बार आरिफ को समझाया, धमकाया, लेकिन आरिफ नहीं माने और वो जानबूझकर आयशा को जलाते रहे और उसे गुस्सा दिलाते रहे। उनके सामने बैठकर वीडियो कॉल से लड़की से बात करता था। इसके बावजूद आयशा पर आरिफ ने कई प्रकार से प्रताड़ित किया, क्योंकि वो उन्हें दबाना चाहता था, उनकी आवाज़ को दबाना चाहता था कि कहीं ये मेरी पोल ना खोल दे। इसी बीच जालोर की रहने वाली लड़की को आरिफ उनकी डिमांड को पूरी करता था, उन्हें बड़े बड़े उपहार देता था, गिफ्ट भेजता था। अब ये सब करने के लिए आरिफ को पैसों की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन पैसे कहाँ से आए, कैसे लाए, ये उन्होंने आयशा पर इल्ज़ाम लगाया। जिस वक्त शादी हुई थी उस वक्त ना ही आरिफ ने कहा और ना ही आरिफ के परिवार वालों ने, माँ बाप ने कहा कि दहेज और पैसों की ज़रूरत है। ऐसी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि वो एक दूसरे के करीबी रिश्तेदार थे और ऐसी बात नहीं की। फिर भी आयशा का पिता पैसे से टेलर है, उन्होंने किसी भी तरह से करके अच्छी तरीक़े से अपनी बच्ची की शादी की, क्योंकि वो बच्ची से बहुत प्यार करता था, अपनी बच्ची को राजकुमारी मानता था। उन्होंने शादी के वक्त एक मकान भी बेच दिया था, जो लगभग 6-6.5 लाख का था।
उन्होंने वो मकान बेचकर अपनी बच्ची की शादी के अंदर लगा दिए पैसे सारे। तो इस प्रकार से आरिफ ने 2-3 महीने बाद ही किसी दूसरी लड़की के प्यार में पड़ने के बाद आयशा को दहेज को लेकर कई बार प्रताड़ित करते। जैसे तैसे करके सबसे पहले आरिफ ने 1.5 लाख तक की रकम दहेज के रूप में पैसे मांगे। तो आयशा के पिता ने 1.5 लाख रुपए किसी भी तरह इधर उधर से करके और आरिफ तक भिजवाने के बाद भी कुछ महीने बाद फिर से टॉर्चर करने लगा। लेकिन आयशा बहुत बेइंतहा आरिफ से प्यार करती थी। उन्होंने मरते वक्त ये भी कहा है कि अब उन्हें ना सताए, उन्हें परेशान ना करे, मैं बस चली जा रही हूँ। वो आज़ाद रहना चाहता है, उन्हें आज़ादी रहने दो। इस तरीके से आरिफ और आयशा के बीच काफ़ी बातों को लेकर आयशा ने खुदकुशी कर डाली। अब क्या होगा मामला ये पुलिस तय करेगी। लेकिन अभी तक जिस लड़की से आरिफ की बात हो रही थी वो सबूत ढूंढने के लिए पुलिस ने अदालत से 5 दिन का रिमांड मांगा। लेकिन अदालत ने 3 दिन का रिमांड लेने के लिए कहा है। अब 3 दिन के अंदर आरिफ से क्या क्या सबूत जुटाएगी वो आपको अगले वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा पहुंचाने के लिए। चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जो ये मोबाइल है आरिफ और उस लड़की के बीच में जो बातचीत हुई है उसको ढूंढने के लिए मोबाइल है, वो मोबाइल का फ़िलहाल कोई पता नहीं लगाया है। पता लगाने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। अब जल्द ही वो बात भी हमारे बीच में पहुंच जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आने वाली हर सूचना मैं आपको इसी चैनल के रूप में आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।